नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं ट्रूली अनबायस्ड की एक ब्रांड न्यू वीडियो। काफी समय से हम देख रहे हैं कि हमारा देश का किसान, हमारे देश के फार्मर सड़कों पे उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट 3 फार्म बिल्स जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे पार्लियामेंट में रिसेंटली पास किए गए। आज हम फोकस इन बिल्स के नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स पे नहीं करेंगे, बल्कि फोकस करेंगे कि ये बिल्स किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में, किस नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे पार्लियामेंट में पास किए गए। मेरी राय में ये बिल किसान के इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधार सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। मसलन किसान किसी भी जगह पे जाके देश में कहीं भी अपनी उपज अपनी मर्जी से बेच सकता है, लेकिन मंडी से बाहर अगर वो बेचता है, एपीएमसी सिस्टम से बाहर अगर वो अपनी उपज बेचता है, तो उस पे उसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई डिफाइंड गवर्नमेंट ने नहीं किया है। एंड मंडी से बाहर बेचने पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस चीज को रेगुलेट नहीं कर सकती, उनके पास उसका टैक्स नहीं जाएगा। तो एक तरीके से कॉर्पोरेट सिस्टम की मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट होने के चांसेस हैं, ऐसा मानना है हमारे देश के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स का। इस बिल के काफी सारे क्लॉजेस हैं जो कि डिबेटेबल हैं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन आज हम मेनली फोकस करने वाले हैं कैसे हमारे बिल पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सभी बिल्स को पास किया गया एज एन ऑर्डिनेंस। अगर ये बिल्स इतने ही महत्वपूर्ण हैं जो कि हमारे किसानों को, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे, तो इतनी जल्दबाजी में इनको पास क्यों किया गया? Why not have a proper debate like a regular bill? Moving forward, किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए गुजरना पड़ता है हमारे पार्लियामेंट हाउस से, लोकसभा से एंड राज्यसभा से, जहां पे इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है, उस पर डिबेट किया जाता है एंड उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद ही उस बिल को पास किया जाता है, जिसके बाद वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास एंड उनके अप्रूवल के बाद वो बिल बनता है एक्ट एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इस बिल को आसानी से पास कर दिया जाता है लोकसभा में, जहां पे मेजॉरिटी होती है रूलिंग पार्टी के मेंबर्स की, लेकिन मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है राज्यसभा से, जहां पे मेजॉरिटी में होती है अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स, वहां के एमपीज। तो चलिए गौर करते हैं 20 सितंबर को राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स पे क्या क्या गलत हुआ एंड जो नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दिन था 20 सितंबर और स्पीकर की चेयर पर थे डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह। प्रोसीडिंग्स की शुरुआत की जाती है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये एक्सप्लेन करते हैं इन तीनों बिल्स के कुछ पॉजिटिव्स एंड एनडीए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए उनके पिछले 70 साल के काम के लिए कंपैरिजन की जाती है कि ये बिल्स क्या चेंजेस हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम में लेकर आ सकते हैं। किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। उन्होंने ये चीज भी क्लियरली बताई कि एमएसपी पे या फिर एपीएमसी मंडी सिस्टम पे इन बिल्स की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट किसान को फ्रीडम दी जाएगी, अपनी उपज वो कहीं पे भी जाके बेचे एंड इस प्रोसीजर में डिजिटलाइजेशन को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि प्रॉफिटेबल होगा किसान के लिए, हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए। ऑपोजिशन ने इन तीनों बिल्स को अपोज किया एंड इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑपोजिशन का मानना है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के द्वारा एग्रीकल्चर सिस्टम में एक मोनोपोली क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हमारे किसान और ज्यादा एक्सप्लॉइट होंगे। तो यह आपने 2 मार्केट बना दिए, एक मंडी के अंदर भी मार्केट है, एक मंडी के बाहर भी मार्केट है। मंडी के बाहर के मार्केट जो है वो कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में है, बड़े बड़े कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। आपने तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते एंड कोई एमएसपी भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इन शॉर्ट ये किसानों के लिए सही नहीं है अकॉर्डिंग टू अपोजिशन। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 1 बजे से, जब अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद डिमांड करते हैं कि सेशन को एडजर्न किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, आपसी सहमति से, जिसको डिनाई कर दिया जाता है बाय द चेयरपर्सन। चाहे कोई भी चेयर पे हो, कोई भी सरकार हो, तो कंसेंसस से ही टाइम बढ़ाया जाता है, न कि रूलिंग पार्टी के नंबर के आधार पर। इस रिक्वेस्ट को डिनाई किए जाने के बाद पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड एक तरीके से ड्रामा क्रिएट किया जाता है। काफी सारे मेंबर्स कोविड-19 और राज्यसभा के सारे नियमों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इग्नोर करते हुए कॉमन एरिया में बीच में आकर तालियां बजाना स्टार्ट करते हैं, स्लोगन्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे ओपिनियन में ये काफी गलत था
एंड किसी भी मैच्योर इंसान को एज ए नर्सरी स्टूडेंट बिहेव करता देख काफी बुरा लगता है, एंड स्पेशली जब वो पावर में हो, पार्लियामेंट में हो। इसी दौरान स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह स्टार्ट करते हैं वॉइस वोटिंग। वॉइस वोटिंग एक प्रोसीजर है वोटिंग करवाने के लिए पार्लियामेंट में। इसमें बेसिकली स्पीकर पूछता है एक क्वेश्चन, जो भी मेंबर उसके फेवर में होता है वो आए बोलता है, जो भी मेंबर उसके अगेंस्ट होता है वो नो बोलता है, एंड जिसकी आवाज ज्यादा तेज होती है उस आंसर को कंसिडर किया जाता है। सुनने में काफी फनी लगता है, लेकिन यही प्रोसीजर है दोस्तों। इतने शोर शराबे में जहां पे स्लोगन्स बोले जा रहे हैं, ये प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है। Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. पार्लियामेंट में वोटिंग के 4 तरीके हैं: वॉइस वोटिंग, काउंटिंग, डिवीजन बाय ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर एंड डिवीजन बाय गोइंग इनटू लॉबीज। स्टार्टिंग के 2 तरीके ज्यादा एफिशिएंट एंड एक्यूरेट नहीं माने जाते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए इन तरीकों का यूज किया जाता है। लास्ट के 2 तरीके रिकॉर्ड करने के तरीके हैं एंड इनको काफी ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तो काफी सारे मेंबर्स के द्वारा मांग की जाने लगी, डिमांड की जाने लगी कि इन तरीकों का डिवीजन का यूज किया जाए वोटिंग करने के लिए। एंड रूल क्लियरली स्टेट करते हैं कि अगर एक भी पार्लियामेंट का मेंबर, एक भी राज्यसभा का मेंबर डिसएग्री करता है वोटिंग के तरीके से एंड डिमांड करता है डिवीजन का, तो उस केस में स्पीकर को उसकी बात सुननी ही होगी हर केस में, एंड वोटिंग कंडक्ट की जानी चाहिए। जब एक एमपी ने वोटिंग बाय डिवीजन की डिमांड की तो उस चीज को राज्यसभा टीवी पे म्यूट कर दिया गया। स्पीकर का कहना था कि वोटिंग बाय डिवीजन नहीं हो सकता क्योंकि हर मेंबर अपनी सीट पे नहीं है। Those habit amendment is negative. Division डिमांड सीट से होगा, प्लीज सीट से। हालांकि कोई भी रूल ऐसा स्टेट नहीं करता है कि कोई मेंबर अगर सीट पे नहीं है तो वोटिंग बाय डिवीजन नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में यूजुअली पास्ट में भी ऐसा किया गया है कि सेशन को कुछ देर के लिए एडजर्न कर दिया जाता है, एंड जब मेंबर सारे अपनी सीट पे चले जाते हैं तो वोटिंग बाय डिवीजन कंडक्ट किया जाता है। किसी भी सर्कमस्टेंस में उस बिल को पास नहीं किया जाता जब तक वोटिंग बाय डिवीजन ना हो जाए। ऑपोजिशन एमपीज की आवाज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बचे हुए 15 से 20 मिनट सेशन की म्यूट कर दिया जाता है राज्यसभा टीवी को, सारे माइक्रोफोन्स को ऑफ कर दिया जाता है, जो कि मेरे ओपिनियन में कंप्लीटली गलत है, क्योंकि एक तरीके से आप पब्लिक तक, लोगों तक ऑपोजिशन की आवाज पहुंचने से रोक रहे हैं। ऑपोजिशन के 8 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है बचे हुए सेशन के लिए, जिसकी वजह से पूरा ऑपोजिशन राज्यसभा को बॉयकॉट कर देता है। इसकी बदौलत अगले 2 दिनों में 15 बिल पास होते हैं ऑपोजिशन की एब्सेंस में, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे सिस्टम्स के लिए काफी गलत है। इसी बीच बयानबाजी स्टार्ट होती है बीजेपी की तरफ से। रविशंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, इनकी तरफ से बयान आता है कि अगर ये 8 मेंबर्स माफी मांग लेते हैं तो इनकी सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। Let them apologize. We will consider withdrawing it. He has already explained. अब सुनने में ये चीज नॉर्मल लग सकती है, लेकिन अगर आप सोचकर देखें तो चेयरपर्सन राज्यसभा का एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। वो किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता है। और अगर कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर आकर बोलता है कि सस्पेंशन को रिवोक हम कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्टली मतलब यही है कि जो चेयरपर्सन है, जो स्पीकर है, वो इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है रूलिंग पार्टी के। किसान सड़कों पे हैं, उनको डंडे पड़ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि फर्क किसको पड़ता है? हु केयर्स? ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में किसी को भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, भले वो रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी। अगर मैं बात करूं रूलिंग पार्टी की, अगर वो सही में केयर करते तो स्टार्टिंग में इन बिल्स को पास करने से पहले ही कंसल्ट किया जाता फार्मर्स को, फार्मर कमिटीज को एंड काफी सारे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को, एंड अपोजिशन को भी कंसल्ट करके इन बिल्स को पास किया जाना चाहिए था। अगर मैं बात करूं अपोजिशन की, तो यहाँ पे मुझे और भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी दिखाई दी। राज्यसभा में अपोजिशन होती है मेजॉरिटी में। अगर वो चाहते तो बड़ी आराम से शांतिपूर्वक अपने दिमाग का यूज करके विद ऑल द डिसिप्लिन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस बिल में या फिर इन तीनों बिल्स में कोई भी अमेंडमेंट्स या फिर इन बिल्स को रिजेक्ट कर सकते थे। काफी आसानी से हो जाता एंड किसानों का भी इससे काफी ज्यादा फायदा होता। ये प्रोटेस्ट्स भी नहीं होते एंड डेफिनेटली हमारी डेमोक्रेसी के लिए काफी सही होता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। सो इट इज वेरी इजी टू कंक्लूड कि यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है।
भले ही वो रूलिंग पार्टी हो या फिर आपकी अपोजिशन पार्टी हो। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी चीजों पे ध्यान रखें, ऐसे इवेंट्स को क्रिटिसाइज करें एंड ऐसे मिनिस्टर्स को, ऐसी गवर्नमेंट को रिजेक्ट करें जो कि फार्मर्स की ना सोचकर डर्टी पॉलिटिक्स खेलने पे ज्यादा ध्यान देती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में हमें लिख के आप जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।